तो क्वेश्चन है कि अपने पास दो चार्ज है, एक है प्लस Q1 और एक है प्लस Q2, है ना। दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो आपसे पूछा गया है, दोनों Q1 Q2 की फॉर्म में दिए हैं, बीच की डिस्टेंस दिए, सब वेरिएबल है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 plus Q1 where a third charge can be kept for equilibrium। क्या कहा गया है आपसे? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस Q1 वेयर अ थर्ड चार्ज कैन बी केप्ट फॉर इक्विलिब्रियम। ये अपने को समझ में आ रहा है कि दोनों सेम नेचर वाले चार्ज हैं, तो वो पॉइंट इनके बीच कहीं आएगा। तो आप उसकी Q1 से डिस्टेंस बता दो, Q1 Q2 और D की टर्म्स में, है ना। जल्दी सॉल्व कीजिए। यही वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो लोग याद रखते हैं। अपन याद ना रखें तो भी चलेगा, बस अपने को लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए। आंसर अपने को इस फॉर्म में लाना है। इंटू डी, ऐसा आंसर आना चाहिए। एक से x मान लो, दूसरे से d माइनस एक्स होगा, फोर्सेस इक्वेट कर दो। थर्ड चार्ज कुछ भी मान लेना, वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो मैंने आंसर लिखा है ये Q1 से डिस्टेंस है। डन, दो तीन लोगों का डन आ गया। खुद सॉल्व करेंगे सब। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। सब लोग खुद सॉल्व करेंगे। तब तक मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। गुड, जिन्होंने डन कर दिया है। अब देखो, ये काम की बात है कि यहाँ हमेशा ये स्मॉल क्यू कैंसिल हो रहा है, मतलब ये पॉइंट जो x की वैल्यू है ना, वो इसका मतलब स्मॉल क्यू कैंसिल होने का मतलब है कि वो q पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना।
ये रहा आंसर। अच्छा, बिल्कुल वही किया मैंने जो मैं जिसमें वैल्यूज दी हुई थी, वेरिएबल नहीं दिया था, उसमें जो मैंने किया वैसा ही मैंने इसमें भी किया, है ना। अच्छा, पता है अगर आपको Q2 से डिस्टेंस पूछी होती ना, तो इसी आंसर में यहाँ पे ना Q2 आता। मतलब अगर Q1 से डिस्टेंस पूछी गई है तो वो रूट Q1 की टर्म में आएगा, और अगर Q2 की डिस्टेंस पूछी गई है तो न्यूमरेटर में रूट Q2 आएगा, है ना। कुछ लोग ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी रखते हैं, बट मुझे पर्सनली ये याद रखने से अच्छा, ज्यादा आसान लगता है इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि याद रखने को बहुत कुछ है, काम की बात है। तो इसको अपन सॉल्व करके बता सकते हैं कि x की वैल्यू, अपन सीधा दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना होता है एक स्टेप में, और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में है तो भी अपन बता सकते हैं, वैल्यूज दी हो तो भी बता सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। डन। आई थिंक इसको लिखने की जरूरत वैसी नहीं है ना, आगे चले। यस सर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, अब आएगी तीसरे चार्ज का रोल। equilibrium of the system of 3-point charges on a line. Equilibrium of a system of 3-point charges on a line. अब किसके इक्विलिब्रियम की बात हो रही है? सिस्टम के। अभी तक किसके इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी? सिर्फ तीसरे चार्ज की। अब ध्यान से देखना, मान लो ये चार्ज प्लस Q1 है और ये चार्ज प्लस Q2 है ना। आप सबने सीख लिया कि तीसरे चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके बीच कहीं आएगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, है ना। ये वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो आपने अभी ढूंढ के निकाला था, x और d माइनस एक्स। ठीक, आपने ढूंढ के निकाल लिया ये कहाँ रखा जाए, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो आपने x की वैल्यू निकाल ली थी रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस Q2 इंटू डी। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इस Q की वैल्यू क्या हो कि ये चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब अभी तक जो प्लस Q1 और प्लस Q2 में फिक्स कह रहा था, अब वो फिक्स नहीं, मैं उनको भी फ्री कर दूं, तो Q की कौन सी वैल्यू यहां रखी जाए कि Q1 और Q2 भी इक्विलिब्रियम में हो। मतलब मैं आपको इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूं तो फाइंड वैल्यू ऑफ Q, इसको प्लस Q मत लिखो, Q लिखो, Q kept at equilibrium point. Find the value of Q kept at the equilibrium point such that the system remains in equilibrium. x ढूंढना आपने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया, x कौन सी डिस्टेंस है जहां तीसरे चार्ज को रखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब क्या पूछा गया है कि उस तीसरा चार्ज कितना हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब अब मैं कह रहा हूं Q1 एंड Q2 आर नॉट फिक्स्ड, अभी वो फिक्स नहीं है, तो बताओ स्मॉल q कितना हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, लिखने का टाइम दूंगा, आप उसको लिख लेना अभी। देखो बेटा, ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, मैं दो केसेस ले रहा हूं, जैसा मैं प्लस वाले में लूंगा वैसा ही वो माइनस वाले में भी आ जाएगा, तो मैं प्लस वाले के ही दो केसेस ले रहा हूं। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपन ने यहां रखा प्लस Q और यहां रखा माइनस Q। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, ये x है तो ये d माइनस एक्स है, ये x है तो ये d माइनस एक्स। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में, इट इज इन इक्विलिब्रियम।
है ना। ये जो Q रखा है आपने, इसको मैंने ऐसे पॉइंट पे रखा ही है कि ये इक्विलिब्रियम में हो, तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो आपने x की कैलकुलेशन में ही सोच लिया, इस पे दोनों के फोर्स आपने इक्वल अपोजिट कर दिए और उससे बैलेंस से ये पॉइंट आ गया। तो ये जो बीच वाला प्लस क्यू या माइनस क्यू है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। बट इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम कहने का मतलब है कि ये Q1 पे भी फोर्स जीरो हो जाए और Q2 पे भी फोर्स जीरो हो जाए, है ना, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखना पहले केस में, इस Q1 पे प्लस Q का फोर्स आएगा इधर, बोलो भाई, और इस Q1 पे प्लस Q1 का फोर्स भी आएगा इधर, प्लस Q2 का। क्या ये फोर्सेस मिलके कभी इस पे जीरो हो सकते हैं? नहीं। सिमिलरली इस पे भी वैसा ही आएगा, प्लस Q का दूर की तरफ और प्लस Q2 का भी दूर की तरफ। तो इस केस में ये प्लस Q1 तो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इस केस में ये कभी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। और इस केस में सोच के देखो, इस प्लस Q1 पे माइनस Q का फोर्स इधर, ये माइनस Q है बेटा और ये प्लस है, तो इस पे फोर्स इधर आएगा माइनस Q, और इस पे प्लस Q2 का फोर्स दूर की तरफ आएगा प्लस Q। तो इस केस में इक्विलिब्रियम हो सकता है, कैन बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए जो साइड चार्जेस हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए, और जो बीच वाला चार्ज है वो ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए। तीनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस क्यू और माइनस क्यू रख दूं ना, तो भी वैसा ही आएगा कि यहाँ पे माइनस क्यू रखोगे तो बैलेंस नहीं होगा और प्लस क्यू रखोगे तो बैलेंस होगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए द साइड चार्जेस, किसके लिए सीख रहे हैं अपन? थ्री चार्ज सिस्टम के लिए। ऑफ द साइड चार्जेस should be of same nature and the middle charge, बीच वाला चार्ज, should be of opposite nature, है ना? For equilibrium of the system, the side charges should be of the same nature and the middle charges should be of the opposite nature. ये कंसेप्ट कब यूज करेंगे? जब आपसे ये पूछा जाए कि बताओ तीसरा चार्ज कितना होना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तीसरा चार्ज कहाँ होना चाहिए के लिए ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ तीसरा चार्ज कितना रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो अपने को ये सोचना होगा कि तीसरे चार्ज का साइन साइड चार्जेस के ऑपोजिट आएगा, तो ही सिस्टम, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब बीच वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में हो ही, साइड वाले चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब उन पे फोर्स जीरो हो। जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं इसको आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा। जल्दी। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों साइड वाले चार्ज सेम नेचर के और उनके बीच वाला चार्ज ऑपोजिट नेचर। ऐसा मान लो कि अगर अपने को तीन चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो दोनों जो साइड चार्ज आएंगे वो सेम साइन वाले होंगे और बीच वाला चार्ज उनके ऑपोजिट साइन का होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। और डिस्टेंस तो कहाँ होगी अपन निकाल चुके हैं, एक साइड चार्ज से।
आई होप ये स्लाइड आपने लिख ली, इसको नोट कर लीजिए। दो फोर्स मिलकर इक्विलिब्रियम होने के लिए वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होने चाहिए। तो अगर कहीं भी वो सेम डायरेक्शन में है तो मिलके जीरो नहीं हो सकते, वो ऑपोजिट में है तो ही जीरो हो सकते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो। लिख लिया क्या सबने? नो सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिख के मुझे चैट बॉक्स में यस लिख देना या डन लिख देना। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड एक सवाल दे रहा हूं मैं। ये मान लो प्लस क्यू है और ये आपका प्लस 4 क्यू है, और इनके बीच की डिस्टेंस है, वेरिएबल ही ले ले, डी, डी की वैल्यू दे देता हूँ चलो, 100 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू where a third charge where a third charge should be kept for equilibrium. Find the distance from plus q where a third charge should be placed for equilibrium. Also find value of this third charge such that the system remains in equilibrium. The system remains in equilibrium. जल्दी सॉल्व कीजिए।
सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए एक साइड चार्ज पे फोर्स बैलेंस कर लेना। पहला तो सिंपल है, दूसरा करना है अपने को मेनली सोचना। मैंने क्या बताया है कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए साइड वाले पे फोर्स बैलेंस करना है। पहले का आंसर 100/3 है, अपन ने बहुत बार किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 100/3 सेंटीमीटर है, तो उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 100/3 है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे कि थर्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी। क्या क्या दिया था मैंने, Q, 4Q और 100। तो देखो ध्यान से, ये आपका प्लस Q है, ये आपका +4Q है, और बीच की डिस्टेंस आपकी 100 है। मान लेते हैं वो चार्ज कहीं यहाँ रखा जाना है इसके पास, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 100 - x है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं यहाँ मुझे +Q चार्ज रखना है। अच्छा, एक बात तो फिक्स है ना कि यहाँ पे मैं चार्ज रखूंगा वो माइनस आएगा, तो अपना आंसर यहाँ पे ना कुछ -Q आए, ये तो फिक्स है क्योंकि तीसरा चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए, ये हम सीख चुके हैं। फोर्स की वैल्यू तो आप लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बैलेंसिंग फोर्स ऑन -Q पे फोर्स बैलेंस किया, तो क्या लिखेंगे KQ/Q/x² इज इक्वल टू K4Q इंटू Q/100 - x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके x की वैल्यू आ रही होगी सॉल्व करके 100/3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट है ना। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है बेटा, सेकेंड पार्ट में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थर्ड चार्ज सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, तो मैंने सिखाया कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए जो साइड चार्जेस हैं वो भी बैलेंस होने चाहिए। ये तो -Q है, साइड चार्जेस में किसी भी एक को बैलेंस कर लो तो दूसरा भी बैलेंस ही रहेगा। इस +Q पे ये रहा -Q का फोर्स, -q का, और ये रहा 4Q का फोर्स। मानते हैं क्या, इस +Q पे ये रहा अपने -Q का फोर्स और ये रहा अपने 4Q का फोर्स, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम कहेंगे ये भी बैलेंस है। तो आप कहोगे फोर्स ऑफ -Q का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑफ 4Q का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखना, +Q पे -Q का फोर्स, ये डिस्टेंस x है, तो आप लिखोगे KQ/x²। मैं साइन नहीं ले रहा Q का, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। साइन ऑलरेडी हम ड्रॉ करने में यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपने को साइन तो पता है, आंसर निगेटिव आना चाहिए। साइन लोगे ना तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिख के कंफ्यूजन आएगा। के, अब ये कौन सा फोर्स है, 4Q का फोर्स Q पे, तो 4Q और Q के बीच का फोर्स K4Q इंटू Q/4Q और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100।
ये कौन सा फोर्स लिखा है मैंने, माइनस क्यू का प्लस क्यू पे फोर्स। ये कौन सा फोर्स लिखा है मैंने, 4Q का क्यू पे फोर्स। दोनों को इक्वेट करो, देखो ध्यान से, के क्यू कैंसल हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है यहाँ 4Q इंटू एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आपने x की वैल्यू यहाँ से 100/3 निकाली है, वो रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 4Q/9। हम जानते हैं आंसर नेगेटिव आएगा, सो द आंसर इज स्मॉल q इज इक्वल टू -4Q/9। तो अपना आंसर क्या क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 100/3 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट का आंसर है थर्ड चार्ज इज -4Q/9। मतलब अगर मैं Q से 100/3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे -4Q/9 चार्ज रख दूं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। सॉल्यूशन लिखिए, और कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कुछ लोगों का आंसर -4Q/9 आ भी गया था, गुड। जल्दी से ये लिखिए, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, साइड चार्ज पे फोर्स बैलेंस कर। अगर चार्ज पूछा गया हो तो, डिस्टेंस पूछा गया हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए तीसरे चार्ज की वैल्यू पूछी गई है, तो जो चार्ज साइड में रखा होगा उस पे फोर्स बैलेंस करेंगे। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने बताई थी कि दोनों साइड वाले चार्ज आइडेंटिकल नेचर के और बीच वाला चार्ज डिफरेंट नेचर। इस चैप्टर में जो कुलम्स लॉ का पार्ट है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। बाकी पार्ट्स में ना मेनली फॉर्मूले फॉर्मूले है ना, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो अपन डिराइव करके सीखेंगे। व्हाट डज द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम मींस, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम मीन ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अभी तक अपन सिर्फ बीच वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में ला रहे थे। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब तीनों चार्ज का सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब बीच वाला चार्ज भी बैलेंस्ड हो और साइड वाला चार्ज भी बैलेंस्ड हो, कूलम्ब फोर्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब सारे चार्जेस बैलेंस्ड हो कूलम्ब फोर्स के अंदर के कारण। ड्यू टू म्यूचुअल कूलम्ब फोर्स ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, इट मींस इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। अगले दिन मैं इक्विलिब्रियम के टाइप्स की बात करूंगा, जो अपन वैसे मैकेनिक्स में सीखते हैं, बट यहाँ फिर एक दो क्वेश्चन आते हैं उसके। बट आज अपन ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में उसके टाइप्स और दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अपन फील्ड में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में ऐसे 3-4 लेक्चर लगते हैं, इक्विलिब्रियम और ये सब मिला के कूलम्ब्स लॉ का। तो एक लेक्चर अपन कूलम्ब्स लॉ का और करेंगे, फिर अपन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएंगे। और फिर वहां से आप देखोगे कि जो अपन ने कूलम्ब्स लॉ में सीखा ना, ऑलमोस्ट सेम चीज है। काफी आधा टॉपिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कूलम्ब्स लॉ में सीख चुके हो, तो आप मान सकते हो कि आपका कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ चल रहा है। बस वहां मैं एक चार्ज हटा दूंगा, ठीक है। चलो ये लिख लिया सबने। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का नहीं, इस टाइप का हो गया ऐसा ही सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने का, है ना। थोड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा ये होमवर्क में लिखो, ये होमवर्क में करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे।
ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए। ठीक है, तो आप अच्छा एक बात सबको समझ में आती है कि ये अपना सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चार्ज रखूं, मैं इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज रखे हैं, मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे कोई भी चार्ज रखूं, कोई भी प्लस क्यू माइनस क्यू कितनी वैल्यू का भी रखूं, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। मैं कह रहा हूं क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि क्या मैं अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जिसके तीनों चार्ज इक्वल हैं, इसके सेंट्रॉइड पे कोई भी चार्ज रखूं तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। ये मैं बता चुका हूं, याद है क्या, तीनों के फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। हाँ, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी रखूंगा ना, तीनों चार्ज इक्वल वाले हैं, तीनों के फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आएंगे और उनका सम 0 हो जाएगा, वो 120 120 पे। डन। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मतलब पहला सवाल क्या है कि बताओ तीसरा चार्ज कहाँ रखे, चौथा चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो ऑब्वियस बात है सेंट्रॉइड पे रखेंगे बाई 70, है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द magnitude of charge q kept at the centroid. Find the magnitude of charge q kept at the centroid such that the system remains in equilibrium. Such that क्या हो जाए, the system remains in equilibrium. Find the magnitude of charge q kept at the centroid such that the system remains in equilibrium. अब वापस सोच के देखो बेटा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ये अपने को होमवर्क में करके लाना है, मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वापस सोचो सिस्टम के लिए क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर बीच वाले चार्ज को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि ये कॉर्नर चार्जेस भी बैलेंस्ड होने चाहिए। डन। तो कितना चार्ज रखें यहाँ पे कि ये कॉर्नर चार्ज बैलेंस हो जाए। अब सोचो इस कॉर्नर चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये क्यू भी लगाएगा और ये क्यू भी लगाएगा, मानते हो। इस कॉर्नर चार्ज पे अगर मैं आपसे बात करूं कि इस कॉर्नर चार्ज पे मान लो मुझे फोर्स बैलेंस करने हैं, तो उस पे इसका फोर्स भी आएगा और इसका फोर्स भी आएगा, और इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को यहां रखा चार्ज बैलेंस करना चाहिए। चलो एक बार ट्राई करो सब लोग, अभी करते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम कैसे करेंगे कि किसी एक कॉर्नर चार्ज पे बाकी तीनों चार्ज के फोर्स का सम 0 करें। जरा सॉल्व करके देखो क्या आता है आपको, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं, फिर बता दूंगा। ये होमवर्क नहीं है, यही कर लेंगे, तो ये पोर्शन अपना खत्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ढूंढने वाला, जल्दी सब लोग ट्राई करो, वहां कुछ भी क्यू मान लो और अपने को किसी भी एक कॉर्नर चार्ज पे फोर्स बैलेंस करो। आंसर ये आना चाहिए कि वहां पे -q/√3 रखना होगा, मतलब इनके ऑपोजिट नेचर का चार्ज और वैल्यू 1/√3 के इक्वल। माइनस जरूरी है, माइनस जरूरी है।
माइनस क्यू बाय रूट थ्री, गुड। चलो टाइम है, चलो ठीक। आ गया क्या? देखो ध्यान से, देखो मान लो मुझे इस प्लस क्यू पे बैलेंस करना है। पहले तो सेंटर वाले को भूल जाओ, है ना। सेंटर वाले को भूल जाओ तो इस पे इसका फोर्स आएगा इधर, एफ मान लेते हैं, और इस पे इसका फोर्स आएगा इधर, इसको भी एफ मान लेते हैं, है ना। इस पे इन दोनों चार्ज के फोर्स मैंने लिख लिए, जहां एफ को मैं क्या कह रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों के फोर्स इधर आए, एफ और एफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके बीच, एफ नेट। और ये दोनों इक्वल है, और ये एंगल अपन जानते हैं कितना होता है, 60 डिग्री। ये आ जाएगा अपना रूट थ्री, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60। तो कितना आ जाएगा, रूट थ्री है। मतलब ये जो बाकी के दोनों कॉर्नर चार्जेस हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है कितना, रूट थ्री है, रिपल्सिव नेचर का, ऐसा। अब मैं पूछना चाहता हूं, बताओ यहाँ क्या और कितना चार्ज रखें सेंट्रॉइड पे कि ये इसको बैलेंस कर ले। बेटा सोच के देखो कि ये प्लस क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस क्यू ही रखना होगा। क्यों माइनस क्यू ही रखना होगा, ताकि ये इसको खींच पाए, है ना। तो इस लॉजिक से ये प्रूफ हो गया कि अपने को यहाँ क्या रखना है, माइनस क्यू, तभी ये इस रूट थ्री एफ के फोर्स को बैलेंस करता है। तो वो चार्ज ऑपोजिट नेचर का हुआ, ये तो अपन ने सोच। अब बचा उसका मैग्नीट्यूड बताना, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि इस फोर्स के रिजल्टेंट को ये बैलेंस कर दे। ये डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, ए बाय रूट थ्री। तो आप लिखोगे कि ऐसा होना चाहिए, रूट थ्री एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई माइनस क्यू से। रूट थ्री एफ, एफ इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू का फोर्स, सो इट इज के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ए रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये किया, क्या किया मैंने कि इक्विलिब्रियम के लिए वो फोर्सेस इक्वेट भी होने चाहिए। तो बाकी दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इक्वल टू माइनस क्यू का फोर्स, माइनस क्यू है तो डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है, सो इट इज रूट थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन ए रूट थ्री का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई होके क्यू की वैल्यू आएगी कैपिटल क्यू बाय रूट थ्री, और आप जानते हो कि एक माइनस का साइन आएगा, तो द आंसर इज माइनस क्यू बाय रूट थ्री। तो अगर मैं सेंटर पे माइनस क्यू बाय रूट थ्री रख दूं, तो सेंटर वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे होगा, और साइड वाले चार्जेस या कॉर्नर वाले चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में होंगे। सो दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। कि बस ट्रायंगल पे हो तो भी अपन बता सकते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए।
ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक यही बता दे रहा हूँ, वो मैकेनिक्स में अपन आगे सीखते हैं वर्क बाय एनर्जी में, बट यहीं पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बेसिक लेवल पे, शायद आप जानते भी होंगे क्योंकि वो यहाँ पे यूज आता है। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बार बार आपको ये वर्ड्स मिलेंगे तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आगे काम आएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं एक मैकेनिकल एग्जांपल ले रहा हूँ एक बॉल का। एक ऐसी सरफेस है बेटा, है ना, और एक बॉल यहाँ रखी हुई है, ऐसी सरफेस है, उसके ऊपर बॉल यहाँ रखी हुई है, और एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर बॉल यहाँ रखी है ना। तीनों में कोई डिफरेंस है क्या इस बॉल की कंडीशन में? और तीनों अभी इक्विलिब्रियम में, मतलब उसपे फोर्सेस बैलेंस है, तो इस तीनों केसेस में बॉल इक्विलिब्रियम में तो है ना, मतलब उसपे सारे फोर्सेस बैलेंस है। तो क्या इन तीनों केसेस में बॉल की सिचुएशन या कंडीशन में कोई डिफरेंस है? तो कहते हैं हाँ। क्या डिफरेंस है समझना। डिफरेंस ये है कि अगर मैं इस सरफेस पे बॉल को इधर ले जाऊं, यहां से इधर, तो बॉल की टेंडेंसी होगी वापस आने की। और मैं अगर इस सरफेस पे बॉल को इधर ले जाऊं तो बॉल की टेंडेंसी होगी वापस इधर आने की, है ना। ये जो मैंने इंडिकेट किए हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट गिवन, है ना, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब मैंने अगर इसको राइट में डिस्प्लेस किया तो इस पे फोर्स कहाँ आया, लेफ्ट में। जो वापस सोच के देखो, यहां ले जाऊंगा तो वापस यहाँ आ जाएगा, यहाँ ले जाऊंगा तो वापस रख के यहाँ आ जाएगा। तो मैंने राइट में डिस्प्लेस किया तो इसकी टेंडेंसी लेफ्ट में आने की है क्योंकि फोर्स लग रहा है। लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो टेंडेंसी वापस राइट में आने की है क्योंकि उधर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसमें देखना, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करूं और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करूं, इधर की तरफ ले गए तो इधर ही चला जाएगा, इधर की तरफ ले गए तो इधर ही चला जाएगा वापस। ये दोनों क्या एरो क्या दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट गिवन, और ये एरो क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और इसके साथ इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स तब भी क्या रहेगा, जीरो। यहां लाके रख दोगे भाई, यहीं रखा रह जाएगा, यहां लाके रख दोगे यहीं रखा रह जाएगा, है ना। तो मैंने पहले केस में क्या देखा कि अगर मैं इसको राइट साइड डिस्प्लेस कर रहा हूं तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, उसको रिस्टोर करना चाह रहा है वो लेफ्ट की तरफ। और अगर दूसरे केस में देखूं तो उसको अगर मैंने वहां से डिस्प्लेस किया तो वो नीचे आ जाएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है, इसकी फिजिकल सिचुएशन से नाम इसका बिल्कुल क्लियर है, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस if we displace the particle from equilibrium position then there is restoring force towards equilibrium position। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब कि अगर मैं पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करूं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है जो उसको वहां लेके आता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कारण क्या होता है, अगर मैं पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करूं तो जो नेट फोर्स आता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम से दूर जाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर मैं पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेस करूं तो भी उस पर नेट फोर्स क्या रहता है,
0. So first is stable, second is unstable, third is neutral. थर्ड वाला आपके काम नहीं आएगा, मेनली फर्स्ट एंड सेकंड आपके काम आएगा. क्या काम आएगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि पहचानो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है. तो आप कहोगे कि जहां पे इक्विलिब्रियम होगा मैं वहां से स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा. अगर डिस्प्लेस करने के बाद उसकी टेंडेंसी उस तरफ वापस जाने की हुई तो कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर टेंडेंसी दूर जाने की हुई तो कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. ये बात समझ में आती है क्या? जल्दी बताओ. इस yes, बात में कोई डाउट किसी को? बहुत ही सिंपल सी बात है, बस मैंने इसको एक मैकेनिकल एग्जांपल से समझाया. टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई डाउट किसी को? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई डाउट किसी को? no, sir. अच्छा, जरा मुझे ये बताओ कि इसमें से किस केस में ऑसिलेशन होगा. मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करवाऊं तो किस केस में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? फर्स्ट केस में. फर्स्ट केस में करेगा ना, क्योंकि सेकंड में तो कर नहीं सकता, थर्ड में नहीं करेगा. मैं ऑसिलेशन बोल रहा हूँ, एसएचएम नहीं बोल रहा हूँ. एसएचएम इज एन स्पेसिफिक केस ऑफ ऑसिलेशन. तो फर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं और पार्टिकल ऑसिलेशन करे. तो ऑसिलेशन कहां पॉसिबल होता है? सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस में. जल्दी नोट कीजिए. लिख लेंगे तो चैट बॉक्स पे डन लिख दीजिएगा. लिखने के बाद चैट बॉक्स पे डन लिख दीजिए. ठीक है, चलिए. अब मैं इसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को आ, आपको बता रहा हूं इन चार्जेस के सिस्टम में. देखना ध्यान से. क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे. ये मान लो कुछ प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज. फिक्स्ड है ये, है ना? फिक्स्ड है, उसके लिए नहीं सोचना है अपने को थर्ड चार्ज को. और यहाँ पे मैं एक चार्ज रख रहा हूं प्लस Q पहले केस में, वापस यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q. ये फिक्स्ड है ना? फिक्स्ड. और यहाँ पे मैं एक चार्ज रख रहा हूं माइनस Q. ठीक. इस डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं, ये डायरेक्शन जो है ये x डायरेक्शन है.
और ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं कि ये y डायरेक्शन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिसाइड करना है। ये अपना केस 1 है और ये अपना केस 2 है। आप सोच के देखो, केस 1 में दो तरह के डिस्प्लेसमेंट दिए जा सकते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, है ना। मतलब x डायरेक्शन में कह रहा हूं along the line joining the charges, और y कह रहा हूं perpendicular to the line joining in charges। और फिर केस 2 में along the line joining the charges and perpendicular to the line joining the charges। तो एक तरह से चार केसेस में अपने को बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ केस 1 है, यहाँ केस 2 है, इस डायरेक्शन वाले में कौन सा इक्विलिब्रियम है केस 1 में, और इसमें कौन सा है, और वैसे ही केस 2 में इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है और इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम। मतलब केस 1 में इस डिस्प्लेसमेंट में कौन सा इक्विलिब्रियम है और इस डिस्प्लेसमेंट में कौन सा इक्विलिब्रियम है, केस 2 में इस डिस्प्लेसमेंट में कौन सा इक्विलिब्रियम है और इस डिस्प्लेसमेंट में कौन सा इक्विलिब्रियम है। चारों के नाम लिख के बता दो इसी सीक्वेंस में, ये अपना 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में सब लोग आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि केस 1 में पहले मैंने अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस किया हल्का सा तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, केस 1 में वर्टिकल डिस्प्लेस किया तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, केस 2 में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस किया तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, और वर्टिकल डिस्प्लेस किया तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा। केस 1 और 2 में क्या अंतर है, 1 में बीच में प्लस क्यू है, 2 में बीच में माइनस क्यू। जल्दी सब लोग आंसर लिखिए कि कौन से केस में कौन सा इक्विलिब्रियम है। लिख के बता देना। सब लोग लिखेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट लोगों ने आंसर लिख दिया है और शायद सही भी लिखा है। एक बार मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, सिंपल ही है, बस अपने को समझ आना चाहिए। भाई देखो, केस 1 फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केस 1 में ये वाला डिस्प्लेसमेंट दिया, तो मान लो बेटा यहां लेके गए इसको। फोर्सेस कैसे हैं इस पे, 1 का फोर्स रिपल्सिव, F1 इधर आएगा और F2 इधर आएगा, दोनों के फोर्स रिपल्सिव है। अब अगर मैं इसको इधर लेके गया तो क्या होगा, 2 से डिस्टेंस कम होगी, मतलब F2 इंक्रीज हो जाएगा और F1 डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं जैसे इसको इधर लेके गया ना, सोच के देखो कि जिसके पास लेके जाऊंगा, कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैं Q2 के पास लेके गया तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर मैं Q1 के पास लेके गया तो उसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इधर राइट लेके जाता हूँ तो फोर्स लेफ्ट में आता है, और लेफ्ट लेके जाता हूँ तो फोर्स राइट में। क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्सेस रिपल्सिव है,
और पास ले जाने से रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं Q1 को Q को Q2 की तरफ लेके जाऊंगा तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो वापस लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर मैं इसको Q1 की तरफ लेके जाऊंगा तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो राइट में आ जाएगा। तो पहले केस में तो आंसर है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब सोचो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेके गए, ऊपर लेके गया यहां से हल्का, तो इसका फोर्स इस तरफ और इसका फोर्स भी इस तरफ। मैं अगर स्लाइटली भी लेके जाऊं तो ये दोनों इसको रिपेल करेंगे और रिपल्सिव फोर्स का नेट ऊपर की तरफ आएगा। और मैं इसको यहां से हल्का भी नीचे लेके आऊं तो भी इधर का फोर्स यहाँ और इसका फोर्स यहाँ, नेट फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे। मतलब मैं अगर इसको ऑन द लाइन मूव करूं तो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल। और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर टू द लाइन मूव करूं तो इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल। ठीक, दूसरे केस में मान लो इधर लेके गया। अच्छा पहले तो देख लेते हैं, इसका फोर्स अट्रैक्टिव है, इसका फोर्स भी अट्रैक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। अगर मैं इसको मान लो 1 के पास लेके गया तो 1 का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो वो खींच लेगा। 2 के पास लेके गया तो 2 का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, वो खींच लेगा। इसका मतलब इस लाइन पे मूव कराया तो जिसकी तरफ मूव कराएंगे वो खींच लेगा। खींच लेगा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। 1 के पास लेके गए तो 1 ने दूर खींच लिया, 2 के पास लेके गए तो 2 ने दूर खींच लिया, मतलब भाई कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और मान लो मैं इसको ऊपर लेके गया यहाँ, तो क्या होगा, 1 इधर खींचेगा, 2 इधर खींचेगा, नेट कहाँ खींचा, नीचे। नीचे लेके गया, 1 इधर खींचेगा और 2 इधर खींचेगा, नेट कहाँ खींच गया, ऊपर। तो ऊपर लेके गया तो नीचे खींचा, नीचे लेके गया तो ऊपर खींचा, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। तो फर्स्ट और फोर्थ केस में स्टेबल है, सेकेंड और थर्ड केस में अनस्टेबल है। तो अगर मैं आंसर्स देखूं आप लोगों के, फर्स्ट फोर्थ में स्टेबल। सुमित का आंसर सही है, स्नेहिल का आंसर गलत है। सुमित का आंसर सही है, उसने 2 बार लिखा है। कुणाल का आंसर फर्स्ट केस 2 में सही है। रवि का आंसर सही है। उत्कर्ष का आंसर सही है, और इतने लोगों ने आंसर लिखा था। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना अपन लेक्चर एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना अपन अभी का लेक्चर एंड करते हैं।